नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो पाठ है कक्षा 9th का प्राचीन भारत और विश्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट भर्ती परीक्षा में और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में वृहत्तर भारत को जोड़ रखा है। तो देखिए, रीट में 2 या 3 प्रश्न आपको इस चैप्टर में से मिलेंगे। मैं आपको इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो पढ़ाऊँगा, उनका अपना अध्ययन करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं परीक्षाओं में। तो ये तो देखिए शुरू की स्थिति है, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, यहाँ से अक्सर प्रश्न नहीं उठता है। ये है वृहत्तर भारत का नक्शा, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर, ये चारों तरफ से फैला हुआ नहीं पूरा भारत ही भारत है। अब ये महत्वपूर्ण यहाँ से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मध्य एशिया, आप लोग को आराम से दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो देखिए मध्य एशिया का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में सांस्कृतिक दृष्टि से मध्य एशिया प्रदेश भारत के पूर्ण प्रभाव में था। यानी भारत था वो मध्य एशिया के दौरान पूरे प्रभाव में था अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए। इस प्रदेश के खेतान, कूचा, काराशहर, कुर्तान आदि स्थल भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो खेतान था, कूचा था, काराशहर था और तुर्कान। इन प्रदेशों में हुई पुरातात्विक जो खुदाई है, उससे निकले अवशेषों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों तथा वहाँ के प्राचीन साहित्य में वर्णित गाथाओं और राजाओं के नामों से आदि से स्पष्टतः ये ज्ञात हो जाता है कि इन भागों में भारतीय धर्म, भाषा, लिपि और कलात्मक प्रवृत्ति का अत्यधिक प्रचार प्रसार रहा था। यानी वहाँ पर खुदाई की तो पता चला कि वहाँ पर भारतीय संस्कृति है, उसका बहुत प्रभाव था। खेतान जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत ही बड़ा केंद्र था, खेतान क्षेत्र। वहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी अत्यधिक संख्या में रहते थे खेतान में। यहाँ इतनी अधिक संख्या में भारतीय बस चुके थे कि उन्होंने स्थानीय लोगों को भारतीयों के रंग में रंग दिया था। यानी वहाँ के खेतान के जो मूल निवासी थे ना, उनको भी भारतीय संस्कृति के रंग में रंग दिया। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहाँ पर जा करके बस गए। खेतान के भांति कूचा भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ की लगभग संपूर्ण जनता बौद्ध धर्म का पालन करने वाली थी। लगभग 1000 स्तूपों एवं विहारों का यहाँ पर निर्माण किया गया था। यानी बौद्ध धर्म के प्रमुख विहार और स्तूप यहाँ पर बने थे। और संस्कृत भाषा, भारतीय ज्योतिष, आयुर्वेद तथा कला का बहुत ही प्रचलन था। यहाँ के शासकों के जो नाम हैं भारतीयों के जैसे हैं, जैसे हरदेव है, स्वर्गदेव है, इस प्रकार के जैसे भारतीय नाम होते हैं ना, ठीक वैसे ही थे। खेतान एवं कूचा की भांति ही काराशहर और तुर्कान भी भारतीय सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। खेतान और कूचा थे, ठीक उसी प्रकार काराशहर और तुर्फान थे, वो भी प्रमुख केंद्र थे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के। ये दोनों अलग अलग प्रदेश थे। काराशहर के लिए कहा जाता है कि एक कनिष्क के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था, यानी महाराजा कनिष्क था, उसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण भाग था। और तुर्फान जो था वो प्रदेश में भी 5वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रह चुका था। भूटान में भी 5वीं शताब्दी जो है तब तक बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। यहाँ पर खुदाई में बौद्ध विहार है, स्तूप, मूर्तियों आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनसे इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव का ज्ञान होता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म ही उस समय अपने चरमोत्कर्ष पर था। 8वीं शताब्दी में जब इस्लाम ने यहाँ पर प्रवेश किया तो यहाँ की भारतीय सभ्यता और संस्कृति बड़ी तेजी से विलुप्त हो गई। यानी मुसलमानों ने जहाँ पर भी आक्रमण किया वहाँ पर भारतीय संस्कृति वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। अफगानिस्तान, प्राचीन काल में अफगानिस्तान भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऋग्वेद काल में भारतीयों की बस्तियां यहाँ पर फैली हुई थी। ऋग्वेद काल में जो अफगानिस्तान है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। शासक भी यहाँ पर पहुंचे थे। वस्तुतः प्राचीन काल में अफगानिस्तान उत्तर भारत का एक भाग था। यहाँ के लोग मध्य भारत की भाषा बोलते थे। बौद्ध धर्म यहाँ पर फला फूला था और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त यहाँ पर हिंदू धर्म भी का भी बड़ा प्रचार था। अफगानिस्तान में भी हिंदू धर्म का अच्छा प्रचार था। चीन और भारत के प्राचीन संबंधों का उल्लेख महाभारत है, मनुस्मृति है, कालिदास के अभेद्यज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसमें प्रकट होता है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भारत और चीन की जो मैत्री संबंध हैं उनका उल्लेख कौन से ग्रंथों में मिलता है। तो महाभारत में, मनुस्मृति और कालिदास के अभेद्यज्ञान शकुंतलम नाटक में। किंतु ईसा की पहली शताब्दी धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से चीन और भारत का आदान प्रदान प्रारंभ हो गया था। लगभग 65 ईस्वी में चीनी सम्राट मिंगती था एक, उसने धर्मरत्न और मातंग नामक 2 बौद्ध भिक्षु थे
ये भी पूछा जा सकता है कि चीन का कौन सा सम्राट था और किस किस को लेकर के गया। तो मिंग नामक एक सम्राट था, उसने धर्मरत्न और मातंग नामक दो बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गया था। वे बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करते रहे। ये दोनों धर्मरत्न और मातंग जो हैं, ये बौद्ध जो ग्रंथ है उनका चीनी भाषा में अनुवाद करते थे। और चीन में बौद्ध धर्म है वो भी काफ़ी फला फूला है, इसका अनुवाद करते थे। और धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ में भारतीय सभ्यता, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि का अधिक प्रभाव पड़ा था। भारतीय गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और संगीत का भी यहाँ पर काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। चीन में कई बौद्ध मंदिर, गुफा मंदिर आदि बनाए गए हैं। भारतीय चित्र शैली के अनुसरण करके भित्ति चित्र बनाए गए तथा भारतीय शैली की वहाँ पर कई मूर्तियाँ बनने लगी। चीन से ही बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुँच गया। देखो चीन से बौद्ध धर्म वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, कोरिया और चीन तक, जापान तक पहुँच गया है। तिब्बत, ये तो महत्वपूर्ण केंद्र था ही था बौद्ध धर्म का। उत्तर भारत का निकटतम पड़ोसी देश तिब्बत सभ्यता और धर्म के क्षेत्र में भारत का ऋणी है। तिब्बत के राजा थे जो श्रोसांग नेम्पो ने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तिब्बत के कौन से राजा ने भारत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो श्रोसांग ने किए थे। वहाँ पर बौद्ध धर्म खूब प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध मंदिर एवं विहार बनाए गए। संस्कृत भाषा तथा भारतीय लिपि ब्राह्मी जो है और खगरोष्ठी में उन्होंने अपनाई है तिब्बतियों ने, खगरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों लिपियाँ। इसी के साथ ही कई तिब्बत छात्र वो भारतीय विद्यालयों का में आकर के अध्ययन भी करने लगे हैं। यह है तिब्बत का इतिहास। श्रीलंका के साथ तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला था। भारत और श्रीलंका का संबंध प्राचीन काल से रहा है। भारतीय इतिहास में इनका सर्वप्रथम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत और जो श्रीलंका है उसका संबंध सबसे पहले अपन को प्रमाण के रूप में कहाँ पर मिलता है? तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जबकि राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। और मौर्य काल के इतिहास में ये प्रकट होता है कि सम्राट अशोक हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ यानी प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और वहाँ के राजा था तीस्ता, उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और राज्य के संरक्षण भी प्रदान किया था कि सबको बौद्ध धर्म मानना जरूरी है। ये राजा तीस्ता थे श्रीलंका के। फलतः बौद्ध धर्म वहाँ पर एक स्थानीय धर्म बन गया। धर्म के साथ साथ पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि भी श्रीलंका में प्रचार हुआ और साथ ही श्रीलंका के साहित्य, कला और जनजीवन पर भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, जिसकी झलक आज भी स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। ब्रह्मा, पिछली बार यहाँ से प्रश्न आया था ब्रह्मा में से। देखो ब्रह्मा का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार। एक तो ये जो जितने भी देश हैं प्राचीन, उनके वर्तमान नाम पूछे जाएंगे या प्राचीन नाम पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ प्रथम शताब्दी में से ही पहले भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो चुका था। यहाँ के आराकान, तांगोंग, श्री क्षेत्र, यातोन और पिंगू में हिंदू जीवन शैली के पर्याप्त मात्रा में विकसित हुई थी। ये मुख्य क्षेत्र विशेष हैं वहाँ के। ब्रह्मा के कई लेख संस्कृत और पाली भाषा में मिले हैं। हिंदू देवी देवताओं के कई स्मारक ब्रह्मा में मिले हैं। ब्रह्मा के मान राज्य में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। तो पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा के कौन से राज्य में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो मान राज्य में सर्वाधिक प्रभाव है वो रहा है। इस प्रकार से अच्छी तरीके से ध्यान रखना। 9वीं 10वीं शताब्दी में पागन राज्य की स्थापना हुई थी। तब वहाँ पर प्रसिद्ध राजा अनिरुद्ध हुआ था और इस पागन वंश के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म का स्थान बौद्ध धर्म से लिया गया था, यानी ब्राह्मण धर्म उत्कर्ष हो गया था। ब्रह्मा का आनंद मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के द्वारा निर्मित है। ब्रह्मा म्यांमार आज भी कई नाम हिंदू संस्कृति के मेल खाते हैं। तो पिछली बार जो परीक्षा में रीट परीक्षा में प्रश्न आया था वो यही आया था कि आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्रह्मा में स्थित है। इस प्रकार से इन प्रश्नों का स्पेशली ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। कंबोज, कंबोडिया का प्राचीन नाम फुनान था। तो कंबोज या फिर कंबोडिया है, उसका प्राचीन नाम फुनान कहा जाता है। तो इस फुनान को अच्छी तरीके से याद रखना। पूछा जा सकता है कि कंबोडिया या कंबोज का प्राचीन नाम क्या था? तो फुनान कहा जाता था। वहाँ पर ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक राजा हुआ था। वहाँ पर ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक राजा ने, भारतीय राजा ने अपने राज्य की स्थापना की और वहाँ पर नागा जाति की एक शोभा नामक एक कन्या थी, उससे विवाह किया। और वहाँ के निवासी जो थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे, इसलिए उनको नागा कहा जाता था। तो उसको कपड़ा पहनाना इस कौंडिन्य ने सिखाया था। और कौंडिन्य के वंशजों के शासनकाल में कंबोडिया की काफ़ी प्रगति हुई और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। तो इसमें 2 या 3 प्रश्न अच्छे बनते हैं कि पहला भारतीय राजा कौन हुआ था। तो देखिएगा आप लोग एक बार फिर से, इसका प्राचीन नाम अच्छी तरीके से याद रखना, फुनान है। और पहला
हिंदू जो राजा था वो कौंडिन्य था। इसने नागा जाति की कन्या शोभा से विवाह किया और वहाँ के लोगों को भारतीय संस्कृति के रूप में प्रचार प्रसार किया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि अंगरकोट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो कंबोडिया में स्थित है, और इसका निर्माण वो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। तो देखिए आगे चलिए। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जयवर्मा के वंशजों काल में कंबोडिया में भारतीय भाषा, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, गणित तथा ज्योतिष का काफी प्रचार प्रसार हुआ और इसी वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंगरकोट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया था। मैंने आपको भी भाई बताया है। तो यह है अंगरकोट का, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर। देख लो, भारतीय संस्कृति स्थापत्य शैली में बना हुआ। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्तम नमूना है। इसी तरह जयवर्मा सप्तम ने अंगकोरथम नामक एक और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तो जयवर्मा प्रथम सप्तम की अगर बात कर ली जाएगी तो वो है अंगकोरथम नामक एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। कंबोडिया के अभिलेखों तथा अन्य ऐतिहासिक अवशेषों से ये भी ज्ञात होता है कि वहाँ के नगरों के नाम भारतीय नगरों के नामों के समान हैं, जैसे ताम्बरपुर, अड्डेपुर, विक्रमपुर आदि। कंबोडिया में यज्ञादिक का भी प्रचार था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुरूप आश्रमों में शिक्षा का कार्य होता था। वहीं पर प्राचीन मंदिरों में शिव, विष्णु, उमा, ब्रह्मा, सरस्वती, चंडी, लक्ष्मी, गणेश आदि सभी की मूर्तियों की पूजा प्रचलित हो गई थी। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि भारतीय साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ था और वहाँ के प्राचीन मंदिरों में शिव और विष्णु के मंदिर हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। ये है कंबोडिया के बारे में जानकारी। दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों बातें थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिएगा। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। फिर दूसरा है जयवर्मन सप्तम ने अंगकोरथोम नामक एक विष्णु मंदिर का निर्माण और करवाया। ये दोनों कंबोडिया में स्थित है और कंबोडिया का प्राचीन नाम अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना फुनान है। ठीक है। अब देखो चंपा। चंपा आधुनिक नाम इसका वियतनाम है। तो देखो चंपा, अपने सीधा अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि चंपा का वर्तमान नाम क्या है, तो अधिकांश विद्यार्थी इसका उत्तर करेंगे, अगर ऑप्शन में अंग मिल जाएगा तो वो करेंगे। जबकि वो चंपा क्या था, वो जो जनपद थे ना अपने, उनकी राजधानी थी। उन जनपदों में से एक था अंग, उसकी राजधानी थी। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये वो जनपदों में से नहीं है, ये अलग देश है। कंबोडिया या कंबोज के पूर्वी भाग में प्राचीन काल में चंपा नामक एक राज्य हुआ करता था, जिसका आधुनिक नाम वियतनाम है। अच्छी तरीके से ध्यान रखना, आधुनिक नाम वियतनाम, प्राचीन नाम चंपा। इस राज्य में भी कई हिंदू राजवंशों ने लंबे समय तक शासन कार्य किया था। इसमें भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, भृंगु और हरिवर्मा प्रमुख राजा हुए थे। चंपा के प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों और परंपराओं से ये ज्ञात होता है कि वहाँ भारत की भांति वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और विवाह की पद्धति भारत की तरह ही थी। यहाँ पर यज्ञोपवीत दहन करने की प्रथा थी। राजकुलों में सती प्रथा प्रचलित थी। विधवाओं जो होती थी वो सादा जीवन व्यतीत करती थी और राज्य में भारतीय त्योहार मनाए जाते थे। चंपा की राजभाषा संस्कृत थी। पूछा जा सकता है कि चंपा की राजभाषा क्या थी, तो संस्कृत। और वहाँ पर भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य तथा व्याकरण आदि का खूब अध्ययन होता था। वहाँ शैव मत का सबसे अधिक प्रचार प्रसार था। भद्रवर्मा ने माइसन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। भद्रवर्मा जो राजा हुआ था उसने माइसन में एक मंदिर का निर्माण करवाया और शिव के अलावा अन्य भारतीय देवी देवताएं जैसे राम है, सीता है, उन सभी की वहाँ पर पूजा है वो की जाती थी और उनके मंदिर भी बनवाए गए थे। वहाँ के मंदिरों में चालुक्यों की स्थापत्य निर्माण शैली का अनुसरण किया गया है। चंपा के बाद में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार कहीं पर हुआ है, तो वो बौद्ध मंदिरों का निर्माण है वो नहीं पर किया गया है। ठीक है। चंपा में मलाया, चंपा का प्राचीन नाम अच्छी तरीके से याद रखिएगा, वियतनाम है। मलाया, मलाया एक द्वीपों का समूह है जिसे मलेशिया कहते हैं। वर्तमान में जो मलेशिया है ना, उसको प्राचीन काल में मलाया कहा जाता था। वो छोटे छोटे समुद्र में द्वीप बने हुए हैं। प्राचीन काल में कई हिंदू राज्यों का यहाँ पर विकास हुआ है। इनमें से मुख्य थे कर्मरंग है, कलशपुर है, कटा है, पहंग है आदि प्रमुख राज्य थे। इस प्रायद्वीप के अनेक भागों में प्राचीन मंदिरों के खंडहर
तथा मूर्तियों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण लेख आदि प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि मलय में भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था। यहाँ के राजाओं में गौतम, समुद्र और विजयवर्मन आदि का भारतीय नामों से सादृश्य उल्लेख वो मिलता है। यानी भारत के राजाओं के जो नाम थे ठीक उसी प्रकार के नाम वहाँ पर भी मिलते हैं। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण हुआ। यहाँ आज भी ऐसे ब्राह्मण परिवार मौजूद हैं जिनके पूर्वज बाहर से आए थे। दक्षिण में चोल साम्राज्य के प्रतापी शासक हुए थे एक राजेंद्र चोल। वो राजेंद्र चोल जो प्रथम थे उसने इस देश पर व्यापारिक नियंत्रण भी कर लिया था। राजेंद्र चोल ने मलेशिया यानी मलाया पर अपना नियंत्रण कर लिया था, यहाँ से व्यापार वगैरह करते थे। शाम, ये भी क्या है कि शाम का प्राचीन नाम क्या हो, वर्तमान नाम थाईलैंड होगा। शाम को आजकल थाई जाति के नाम पर थाईलैंड कहा जाता है, यानी वर्तमान में वहाँ पर थाई जाति रहती है। किंतु थाई जाति का प्रभाव यहाँ पर 13वीं शताब्दी से पूर्व नहीं था, यानी 13वीं शताब्दी के बाद में हुआ है। इसके पूर्व यहाँ पर भारतीयों का प्रभुत्व था और यहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण प्रभाव था। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा का अधिक प्रचलन था। यहाँ के शासकों में बौद्ध मंदिर और विहारों का निर्माण भी करवाया था और इसमें पाली भाषा का प्रचार प्रसार भी काफ़ी था। और यहाँ की स्थापत्य कला जो है एवं तक्षण कला भारतीय कला से प्रेरित और प्रभावित है। ठीक है। जावा, ये इंडोनेशिया में है। वर्तमान में इंडोनेशिया में स्थित जावा में भारतीयों ने 65 ईसा पूर्व में अपना उपनिवेश स्थापित किया था, यानी व्यापार करना शुरू किया था। फाहियान ने वर्णन के अनुसार 5वीं शताब्दी के आरंभ में जावा में हिंदू धर्म काफ़ी फैल चुका था और यहाँ पर ब्राह्मणों का बोलबाला अधिक था। जावा में शिव के उपासकों की संख्या काफ़ी अधिक थी। जावा में हजारों बौद्ध हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं, वो आज भी देखने को पाए जाते हैं, मिलते हैं। जावा में हिंदू राजवंशों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव 15वीं शताब्दी के एक कुबल खां नामक मुस्लिम आक्रमणकारी था, उससे पहले तक वहाँ पर हिंदू धर्म था। कुबल खां ने वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। कुबल खां के आक्रमण के साथ ही वहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव वो बिल्कुल कम हो गया है। सुमात्रा, ये छोटी छोटी द्वीप हैं, ये भी इंडोनेशिया में। वर्तमान नाम इंडोनेशिया है। प्राचीन काल में स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ये पूछा जा सकता है कि सुमात्रा का प्राचीन नाम क्या है, तो स्वर्ण द्वीप, या इंडोनेशिया का प्राचीन नाम क्या है, तो स्वर्ण द्वीप। इसका प्रसिद्ध नगर श्रीविजय था और यहाँ पर 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक विजय वंश का शासन रहा है। यह हिंदू वंश था। इस काल में सुमात्रा की बड़ी प्रगति हुई थी, यानी हिंदू वंश जो था उस समय सुमात्रा में काफ़ी प्रगति हुई और दक्षिणी भारत के राजेंद्र चोल प्रथम जो थे उसका यहाँ पर प्रभुत्व रहा है। श्री विजय नगर भारतीय संस्कृति और धर्म का मुख्य केंद्र रहा है और यहाँ पर बौद्ध धर्म भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है, यानी बौद्ध धर्म भी काफ़ी फला फूला है। 15वीं शताब्दी में यहाँ पर हिंदू राजा ने भी इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया और इससे हिंदू संस्कृति का प्रभाव कम होता चला गया और वर्तमान में एक मुस्लिम देश है ये। ठीक है। अगला देखिए बाली। बाली इंडोनेशिया में स्थित 4वीं शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही प्रचलित में थे। शिव और विष्णु की पूजा होती थी। यद्यपि समय के साथ यहाँ पर इस्लाम का प्रवेश हो गया किंतु उसकी संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। फलतः आज भी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के अवशेष यहाँ पर विद्यमान हैं। बाली ये भी एक द्वीप है इंडोनेशिया में। बोर्निया, 4वीं शताब्दी में बोर्निया यानी बकलपुर में हिंदुओं ने अपना राज्य स्थापित किया था और उस काल में मूल वर्मा यहाँ के शासक हुआ करते थे। मूल वर्मा नामक एक राजा थे। वह प्राचीन भारतीय संस्कृति का भक्त था, अतः वहाँ पर भारतीय संस्कृति की जड़ें काफ़ी जम गई थी। बोर्निया में शिव, गणेश, दुर्गा, नंदी, महाकाल और बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और इससे वहाँ पर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, यानी देखने को मिलता है। यह बोर्निया, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। बोर्निया का क्या नाम था? बकलपुर है। लाओस, लवदेश। लवदेश को वर्तमान में लाओस के नाम से जानते हैं। ये वर्तमान नाम और प्राचीन नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर भगवान राम के पुत्र लव के नाम के कारण इस नगरी को लवपुरी कहा जाता है। लवदेश के आदि देवता भद्रेश्वर हैं। पूछा जा सकता है कि लवदेश के आदि देवता कौन है? भद्रेश्वर। कभी यहाँ पर शैव धर्म का व्यापक प्रभाव था। लवदेश का प्रथम राजा श्रुतवर्मन था। इनका पुत्र श्रेष्ठवर्मन, जिसने श्रेष्ठपुर नामक एक नगर बसाया था। वर्ष प्रतिपदा, व्यास पूर्णिमा, विजयदशमी
कभी यहाँ पर लोकप्रिय त्योहार हुआ करते थे। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद में यहाँ पर बौद्ध मठ तथा स्तूप आदि भी बने हैं। यहाँ पर शालिवाहन संवत का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। कौन सी संवत का? शालिवाहन। ये पूछा जा सकता है कि शालिवाहन संवत कहाँ पर थी, तो लाओदेश यानी लाओस में। उपयुक्त विवरणों से इस बात को स्पष्ट होता है कि इस्लाम के उदय होने से पहले मध्य एशिया के दक्षिणी पूर्वी जो द्वीप समूह हैं, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, उनमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। भारतीयों ने प्रेम और सहानुभूति के द्वारा अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार है वो किया है। आगे देखिए, वृहत्तर भारत में व्यापार। अब ये तो छोटे छोटे देश थे, उनका अध्ययन किया है। अब मतलब विदेशी लोग अपने साथ में भारत के साथ में व्यापार किस प्रकार से करते थे, तो देखिए, प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध देश था जिसे सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। आप सभी ने सुन रखा होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, परंतु आज तक ये कोई बताने वाला नहीं मिला कि इसे सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब है अपन को इस पैराग्राफ में मिलेगा। तो प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। भारत के गांव आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल आत्मनिर्भर थे। विश्व के विभिन्न कोनों से व्यापारी भारत में निर्मित माल को खरीदने आते थे। विदेशों से जल और थल दोनों ही मार्गों से व्यापार होता था, यानी जल मार्ग भी था और थल मार्ग भी था। एक बंदरगाह था होता था प्राचीन काल में ताम्रलिप्ति नाम करके, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर स्थल मार्ग के द्वारा पूर्व में तिब्बत और चीन और पश्चिम में ईरान और अरब के व्यापारी आया करते थे, क्योंकि उनके स्थल उड़ता था, यानी चाइना के अपना बॉर्डर लगता है, इधर अरब कंट्री उनके भी बॉर्डर लगता है, तो वो स्थल मार्ग से आते थे। पूर्व में एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्रमुख था, जो मैंने अभी बताया, जो कि चीन है, श्रीलंका है, जावा है, सुमात्रा आदि देशों में भारतीय व्यापारी इसी बंदरगाह से आते थे। ये जो बंदरगाह है उसमें जहाज़ों के आने जाने की उत्तम व्यवस्था थी। विदेशी व्यापारी अपने साथ में सोना, चांदी, लाल मणि, हीरे जवाहरात लाते थे। तो ये सोना लाते थे ना, और सोने के बदले में यहाँ से जो रेशमी कपड़े होते हैं, जरी होती है, तंबाकू होती है, मसाले होते हैं, काली मिर्च वगैरह होती हैं, वो लेके जाया करते थे और सोना दे करके जाया करते थे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और इसके बदले में भारत के सूती वस्त्र है, रेशमी है, जरी है, कपड़े हैं, तंबाकू, मसाले आदि ले जाते थे। प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार काफ़ी विकसित अवस्था में था। बाहरी देशों के साथ में व्यापार को जाने वाले व्यापारी वर्ग का मुखिया सार्थवाक कहलाता था। सार्थवाक व्यापार का जो मुख्य होता था उसको क्या कहा जाता था? सार्थवाक। पश्चिमी जो देश हैं उसमें से मीठी शराब आती थी। अपने देश में शराब कहाँ से आई? अफ्रीका से आई है, वो अरब कंट्रियों से होते होते। मीठी शराब, अंजीर चीन से है, एसम तथा नेपाल से ऊन मंगवाया जाता था। लौंग और चंदन की लकड़ी लंका पहुंचाई जाती थी और वहां से उनका निर्यात पश्चिमी देशों में कर दिया जाता था। मोती, बहुमूल्य पत्थर, सुगंधित पदार्थ, कपड़े, मसाले, नील है, औषधियाँ हैं, नारियल है आदि सभी चीज़ों के सामग्री का निर्यात किया जाता था। इन वस्तुओं के बदले में विदेशी सोने के सिक्कों का आयात होता था। इसलिए सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है, सोने के सिक्कों की वजह से। यानी विदेशी लोग अपने को सोना दे करके जाते थे और उसके बदले में अपनी वस्तुएं लेके जाते थे। प्राचीन भारत के आंतरिक व्यापार भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। आंतरिक व्यापार की सुविधाओं के लिए राजमार्गों और जल मार्गों की समुचित व्यवस्था थी। जल मार्ग व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक थे। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ, ये सारे जल मार्ग के व्यापार के मुख्य साधन थे। और इसके लिए बड़ी बड़ी नौकाएं बनाई जाती थी और थल मार्ग से भी व्यापार होता था, यानी स्थल से भी लोग आते जाते थे। अब यहाँ पर उद्योग कैसे थे? प्राचीन भारत में उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में है। भारत के शिल्पियों की धाक विश्व भर में थी। भारतीय दस्तकारों की कला का परिचय इस तथ्य से उजागर होता है कि एक मलमल का जो थान था वो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था, यानी 20 गज काफ़ी लंबा होता था, एक मलमल का थान था और 1 गज चौड़ा। इसे अंगूठी में से निकाला जा सकता था, इतनी शानदार कला थी। भारत में सबसे उन्नत उद्योग वस्त्रोत्पादन था। सूती कपड़ों के व्यवसाय के लिए बनारस है, वत्स है, बंग है, मदुरा है आदि के कारखाने थे। सूती कपड़ों के अलावा ऊनी और रेशमी वस्त्र भी यहाँ पर बनाए जाते थे, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कई प्रकार के ऊनी कंबलों का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज थे, उनके अनुसार भारतीय लोग हैं वो मलमल के बारीकी वस्त्र पहनते थे और जिन पर जरी का काम होता था, यानी मलमल पर जरी का सुंदर कारीगरी की जाती थी। बंगाल के जो मलमल के कपड़े हैं बनाने में विख्यात थे और कपड़ों के विविध रंग भी होते थे, यानी बंगाली जो लोग थे वो वस्त्र निर्माण में काफ़ी अग्रणी थे।
प्राचीन भारत का दूसरा प्रमुख जो उद्योग है वह है धातु संबंधी था। खानों की तरह तरह की धातुएं निकाल करके, खान जो होते हैं उससे धातुएं निकाल करके उसे पिघला करके साफ करके विविध बर्तन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, मूर्तियां आदि बनाई जाती थी। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता आदि प्रमुख थे। समुद्रों से विविध मणि, मुक्ता और रक्त सीप आदि निकालने का काम भी होता था। इन रत्नों का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता था, जो वर्तमान में भी होता है। आगे देखिए, लकड़ी का व्यवसाय भी काफी उन्नत अवस्था में था। लकड़ी की बड़ी बड़ी नावें, जहाज, घर के दरवाजे और फर्नीचर की बैलगाड़ियां, रथ, संदूक, गृहस्थी का अन्य सामान, पलंग, खिलौने आदि बनाए जाते थे। अन्य उद्योगों में लोहार का व्यवसाय जो था, उसमें चमड़े का उद्योग है, हाथी दांत की विभिन्न वस्तुएं बनाने, भवन निर्माण, चीनी है, नमक है, नील उत्पादन आदि भी उन्नत अवस्था में थे। ये मुख्य व्यवसाय थे भारत के। वाणिज्यिक संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो देखिए, प्राचीन जो भारत है उसके प्रारंभिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। बाद में सिक्कों का प्रचलन हो गया था। व्यापारिक लेन देन का काम सिक्कों से होता था। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। स्वर्ण का सिक्का निकस कहलाता था। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिएगा कि सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? निकस। चांदी के सिक्के को दहरण और तांबे के सिक्के को मासक और कांकणी कहा जाता था। तो पूछा जा सकता है कि भाई तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो मासक और कांकणी। चांदी के सिक्के को दरण और सोने के सिक्के को निसक कहा जाता था। मुद्रा डालने का काम सरकारी टकसाल में होता था। प्राचीन काल में जो व्यवसाय संगठनों का विकास हो चुका था, व्यवसायिक संगठनों की श्रेणी या फिर गण कहा जाता था, यानी व्यवसाय करते थे उनको गण। इन श्रेणियों के अध्यक्ष के मुख्य कहा जाता था। इन श्रेणियों का जो अध्यक्ष होता था उसको मुखिया कहा जाता था। ये व्यवसायिक संगठन अपने अपने व्यवसायिक हितों की सुरक्षा करते थे। अलग अलग व्यवसायों की अपनी अपनी अलग अलग श्रेणियां होती थी। अपने अपने व्यवसायों के संचालन के लिए अपने नियम थे। वे आधुनिक बैंक का कार्य भी करते थे, ऋण ब्याज पर भी देते थे और निधियां ब्याज पर भी अपने पास रखते थे। व्यवसायिक संगठन श्रेणियों के द्वारा व्यापार को शिल्प प्रोत्साहन प्राप्त होता था। प्राचीन भारत की कला, तो स्थापत्य कला की अगर बात करें तो स्मारक जो थे वो चार रूपों में मिलते हैं। एक तो स्तंभ बनता था। भारतीय स्थापत्य कला में उत्तम नमूनों के रूप में सम्राट अशोक जो हैं उनके काफी स्तंभ मिलते हैं। अशोक सम्राट के द्वारा बनाए गए लगभग 30 स्तंभ भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त हुए हैं। भारतीय विदेशी स्थापत्य कला विशेषज्ञ सम्राट अशोक ने इन स्तंभों को प्राचीन भारत की स्थापत्य को सर्वोत्तम प्रतिनिधि मानते हैं। ये जो स्तंभ पत्थर की सूंड आकार के रूप में बने हुए हैं, यानी पत्थर की जो है उसको काट करके सूंड का आकार दे दिया, और हाथी की सूंड के आकार के, किंतु ऊपर की ओर पतले और नीचे की ओर मोटे हैं। आमतौर पर ये भारी और लंबे हैं। इनकी लंबाई 40 से 50 फीट तक है। प्रत्येक स्तंभ एक ही पाषाण खंड से बना है। इन स्तंभों पर एक विशेष प्रकार का लेप किया गया है। इनकी चिकनाई, पालिश और चमक आश्चर्य में डालने वाली है। इनकी पॉलिश आज भी शीशे की भांति चमकती है। और इन स्तंभों में सारनाथ का जो स्तंभ है वो पाषाण स्तंभ सबसे अधिक सुंदर है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा स्तंभ सबसे सुंदर है? तो सारनाथ का पाषाण स्तंभ। स्तूप और भवन, स्तूप ईंटों या पत्थरों के ऊंचे टीले को एक सदृश्य गुंबदाकार स्मारक बनता है, उसको स्तूप कहा जाता है। स्तूपों के मध्य भाग में स्तूपों में मध्य भारत में भोपाल के निकट सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। स्थापत्य स्मारकों व भवनों की कला और सुंदरता को देख करके भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है कि ये महल व भवनों को देख करके ऐसा लगता है कि इस लोक के मनुष्य इन्हें नहीं बना सकते, ये देवताओं के द्वारा बनाए गए होंगे। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में कई स्तूप मिले हैं। तो ये कथन जो है वो किसका है? फाहियान का है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। गुहागृह, गुफाओं में गृह। स्थापत्य कला स्मारकों में गुहागृहों का अपना अलग महत्व है। पर्वतों की कठोर चट्टानों को काट करके उन्हें निवास गृह, उपासना गृह और सभा भवनों का आकार देना भारतीय स्थापत्य कला की अपनी एक निजी शैली थी। यानी पत्थरों को ही काट देते थे वो, उसमें ही घर बना दिया करते थे। मूर्तिकला, प्राचीन भारतीय मूर्तिकला भावपूर्ण, ओजस्वी, आध्यात्मिक प्रभाव, उत्पादकता, सहज प्राकृतिकता, अंग सौष्ठव, कलात्मक सुंदरता तथा शिल्प कुशलता में अनुपम है। प्राचीन काल में बनी हुई मूर्तियों में उदयगिरी की वराह अवतार की मूर्ति और पाथारी में श्री कृष्ण के जन्म के दृश्य
की मूर्तियाँ, देवगढ़ के मंदिर में शेष सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु की मूर्तियाँ और मंडोर में श्री कृष्ण के जीवन की झांकियाँ जो हैं वो प्रदर्शित करने वाली मूर्तियाँ बड़ी सुंदर है, आकर्षक है। इसके अतिरिक्त मनकुवर तथा सारनाथ की पत्थर की बुद्ध मूर्तियाँ, सुल्तानगंज की विशाल तांबे की बुद्ध की प्रतिमा, सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर बने 4 शेरों की मूर्तियाँ भारतीय मूर्तिकला के श्रेष्ठ नमूने हैं। वृहत्तर भारत के कंबोडिया के विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश आदि की मूर्तियाँ आकर्षक रूप से लिए हुए यानी काफी सुंदर बनाई गई है। चित्रकला, तो देखिए भारतीय जो चित्रकला है उनका एक अनुपम उदाहरण अजंता, ग्वालियर तथा बाघ की गुफाओं की चित्रकलाओं को देखकर माना जाता है। अजंता के चित्रों से ये ज्ञात होता है कि भारतीय कलाकारों में मानव जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा है। चित्रों के विविध प्रकार के अंग विन्यास, मुख मुद्रा, भाव भंगिमा, वेशभूषा, विविध केश विन्यास, रूप रंग आदि अति सुंदरता से चित्रित हैं। अजंता के चित्रों में मरणासन राजकुमारी के चित्र की भावाभिव्यक्ति इतनी गंभीर है कि उसे देख करके चित्त प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो ये कई बार पूछा जाता है कि वो कहाँ की चित्रकला है कि मरणासन में राजकुमारी का चित्र चित्रित किया गया है, तो ये अजंता में है, ध्यान रखना, अजंता की गुफाओं में, एलोरा और अजंता महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाओं में, महलों में पेड़ पौधे, लता पत्तियां तथा बुद्ध के जीवन से बहुत से दृश्य चित्रित किए गए हैं। अजंता की चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दर्जे की है कि वास्तव में उसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर है। संगीत कला, भारतीय कला के क्षेत्र में संगीत भी अछूता नहीं रहा है। भारतीय सम्राटों का संघर्ष प्राप्त करके संगीत कला के 3 अंगों में गायन, वादन और नृत्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई है। प्राचीन काल में संगीत की शिक्षा केंद्र कई केंद्र विद्यमान थे। मुद्रा, प्राचीन भारत के शासकों की मुद्राओं में भारतीय और राष्ट्रीयता के साथ में कलात्मक सौंदर्य के प्रचुर दर्शन होते हैं। शासकों ने अपने स्तर पर अपने ढंग के अनेक सोने और चांदी की मुद्राओं का निर्माण है वो करवाया है। सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, जो मैंने आपको पीछे बताए। सोने के सिक्के को निकस कहा जाता है, चांदी के सिक्के को दृढ़ कहा जाता है, तांबे के सिक्के को लेन कहा जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस बात का आज पता चलेगा। विश्व का पहला विद्यालय जो विश्वविद्यालय था ईसा से 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला में था। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, जहाँ पर विश्व भर के 10,000 विद्यार्थी 60 से अधिक विषयों का अध्ययन करते थे। दूसरा विश्वविद्यालय ईसा के 400 ईसा पूर्व नालंदा में स्थापित हुआ था। ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए मेगस्थनीज, हेवेनसांग और फाहियान आदि विदेशी विद्वान भारत में आए। तक्षशिला नालंदा के अलावा उज्जैन है, बनारस है, राजगृह, पाटलिपुत्र है, ये उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इसमें धर्मशास्त्र के अलावा राजनीतिक, नीतिशास्त्र, व्याकरण, वेद, उपनिषद, पुराण, साहित्य, ज्योतिष, चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और बृहत्तर भारतीय देशों से यहाँ पर लोग या छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। साहित्य भारत का, प्राचीन भारत में 3 भाषाएं प्रचलित थी। मुख्य संस्कृत थी, इसके अलावा प्राकृत और पाली थी। संस्कृत के अलावा प्राकृत और पाली भाषा। इसमें प्राचीन भारतीय साहित्य 3 भागों में बटा हुआ कि संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, पाली में कौन से और प्राकृत में कौन से। तो संस्कृत साहित्य में वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति सूत्र है आदि है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, भारवी का किरीटार्जुनियम, ये रचनाएं अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत बार पूछी जाती हैं कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की, और किरीटार्जुनियम भारवी की। और भास जो था, यहाँ पर भरत नहीं, ये भास है, भास की स्वप्न वास्तवता नामक नाटक और कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि संस्कृत साहित्य के अनुपम कृतियां हैं। भर्तृहरि जो हैं उन्होंने, भर्तृहरि ने वाक्यदीप, श्रृंगार शतक और नीति शतक नामक उच्च कोटि के 3 व्याकरण ग्रंथ लिखे थे। संस्कृत के महाकवि कालिदास तो विश्व में सर्वोत्कृष्ट कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, यानी इन्होंने जितने भी लिखे सभी सर्वश्रेष्ठ थे। तो देखिए, कुमार संभव और रघुवंश कालिदास के महाकाव्य, यूं प्रश्न बन सकता है कि कालिदास के महाकाव्य कौन से हैं, तो कुमार संभव और रघुवंश। मेघदूत और ऋतुसंहार ये खंड काव्य हैं। विक्रमवंशम और वाल्मीकि अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम, ये 3 इन्होंने प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। ठीक है, तो अगर महाकाव्य की बात करें तो कुमार संभव और रघुवंश, खंड काव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार,
और विक्रम वंशोनियम और वाल्मीकि का अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। पंचतंत्र की कहानियां भी भारत की विश्व को बहुत बड़ी देन है। कंबोडिया में वेद पुराण रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का काफी प्रचलन था। जैन साहित्य, अब ये जैन साहित्य ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन धर्म का आगम साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में माने जाएंगे? प्राकृत भाषा में माने जाएंगे। जैन विद्वानों ने विभिन्न युगों में उन्नत साहित्य का सर्जन किया जो आज बड़ी निधि के रूप में उपलब्ध है। इन लेखों में गुजरात के हेमचंद्र बड़े प्रसिद्ध थे। ये अच्छा प्रश्न बनता है कि जैन साहित्य में प्रसिद्ध लेखक कौन हुए? तो हेमचंद्र। जैन लेखकों में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश भाषाओं में ही अपने ग्रंथ नहीं रचे, बल्कि कन्नड़, तमिल और तेलुगु में भी जैन साहित्य लिखा गया है। जैन साहित्यकारों में भारत की जन भाषाओं में साहित्य रचना कर एक तरह से जो भारतीय साहित्य उसके भंडार को भरा और वहीं भारत के आध्यात्मिक चिंतन का सर्वसाधारण तक पहुंचाया। बौद्ध साहित्य, यह पाली भाषा में लिखा गया। तो देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन और विचारधारा से संबंधित प्रभुत साहित्य की रचना की गई है। साथ ही महात्मा बुद्ध जीवन को आधार मानकर के संस्कृत और जन भाषाओं साहित्य की रचना की गई है। बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, अवधान शतक, दिव्यदान, मंजू श्रीमूल कल्प, बुद्ध चरित्र, महाकाव्य तथा जातक कथाएं वो लिखी गई हैं। भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है और लोक भाषाओं के विकास में सहयोग प्रदान किया गया है। अब विज्ञान के क्षेत्र में देखिएगा, भारत विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से कितना समृद्ध है इसका प्रमाण 1600 वर्ष पूर्व दिल्ली में स्थित एक लौह स्तंभ है जो विश्व धातु विज्ञानियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। यानी लौह स्तंभ मेहरौली में बनाया गया है। ये आज तक इस लौह स्तंभ की क्या है कि जंग नहीं आया है। प्राचीन जो भारत है उसमें धातु शोधन के उच्च ज्ञान का परिचय दिल्ली के कुतुब मीनार में स्थित एक लौह स्तंभ से होता है कि भारतीयों को धातु का नॉलेज था कि नहीं है। 24 फीट ऊंचा है और 180 मन वजन से का ये स्तंभ को देख करके आश्चर्य होता है। ये जो लौह स्तंभ है वो 24 फीट ऊंचा है यानी लंबा है और 180 मन इसमें वजन है। सैकड़ों वर्षों से बरसात और धूप सहन कर लेने पर भी आज भी इस स्तंभ पे बिना जंग खाए खड़ा है। भारतीयों के गुरुत्वाकर्षण तथा भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के उच्च ज्ञान का उदाहरण बेलूर के कर्नाटका में एक केशव मंदिर में 40 फीट ऊंचा 21,000 किलोग्राम का एक स्तंभ बना हुआ है जो बिना सहारे की समतल जमीन पर खड़ा है। ये कहाँ पर खड़ा है? ये बेलूर कर्नाटका में खड़ा है, 40 फुट ऊंचा है और 20,000 किलोग्राम का है। यानी कोई किसी पे टिका हुआ नहीं है, बिल्कुल समतल जमीन पे खड़ा है। भौतिक, रसायन और वनस्पति विज्ञान के भारतीयों को पर्याप्त ज्ञान था इस बात का। गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। दशमलव प्रणाली जो है वो भारत की देन है। भारत का गणित में सबसे बड़ा योगदान तो शून्य का आविष्कार है जिसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। पूर्णांक के साथ साथ अपूर्णांक यानी भिन्न को व्यक्त करने के लिए दशमलव के प्रयोग के द्वारा गणित के विकास का क्रांतिकारी आधार प्रस्तुत करने वाली दशमलव प्रणाली मूलतः भारत में निर्मित हुई जो 7वीं सदी के बाद में संस्कृत से अरबी और लैटिन में अनुवाद हुए ग्रंथों के माध्यम से संसार भर में वो फैल गई थी। तो दशमलव प्रणाली है वो आर्यभट्ट के द्वारा दी गई है। वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल निकालने के सूत्र, चक्रीय चतुर्भुज को परस्पर छेदने वाले विकर्ण और उनका उपयोग, समानांतर गुणोत्तर श्रेणी तथा उनका समाकलन आदि का ज्ञान 6ठी शताब्दी में आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। इतना ही नहीं है, वृत्त की परिधि, व्यास और अनुपात दर्शक सुप्रसिद्ध नियतांक पाई और 4 दशमलव स्थान पर तक यथार्थ मान भी आर्यभट्ट के द्वारा ही ज्ञात किया गया था। यानी पाई का मान भी आर्यभट्ट ने ही दिया था। 7वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्यभट्ट ने 4 ग्रंथों की रचना की जिसका अनुवाद लैटिन भाषा में हुए थे, जिसमें घनात्मक संख्याओं को शून्य से भाग देने पर भागफल जो है वो अनंत होता है। इसका ज्ञान भास्कराचार्य ने दिया था। भास्कराचार्य के प्रसिद्ध ग्रंथ पूछे जाते हैं लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। इन ग्रंथों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये भास्कराचार्य के हैं। दोनों ग्रंथ संसार की अमूल्य निधि हैं। गणित के क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन 2700 वर्ष
पहले बौद्धायन नामक एक विद्वान हुए थे, उन्होंने दिया था पाइथागोरस प्रमेय का। बौद्धायन ने किया, जिसे चीति प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष और खगोल में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। गणित के आधार पर ज्योतिष की भी प्राचीन काल से प्रगति हुई है। आर्यभट्ट गणितज्ञ होने के साथ साथ प्रसिद्ध ज्योतिष का भी विद्वान थे। उन्होंने पृथ्वी का अपनी केली के चारों ओर घूमने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों का पता लगा करके सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता है वो भी स्पष्ट किया। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देख करके 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 30 दिन का चंद्रमास और 12 मास का वर्ष चंद्रमास और सौर वर्ष के अंतर को समन्वित करने हेतु प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम अधिक मास तथा अधिमास जिसको बोलते हैं अपन, उसका समायोजित आदि शास्त्र शुद्ध खगोल सिद्धांत प्राचीन ज्योतिष विद्वानों ने प्रतिपादित किए हैं। वराहमिहिर, कणाद, नागार्जुन, वाग्भट भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एवं खगोल शास्त्री माने जाते हैं। आयुर्वेद का भी अच्छा विकास हुआ है। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो कि भारत की देन है। धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। औषधि तथा रसायन विज्ञान में भारतीय दुनिया में सबसे आगे थे और भारत में धातुओं को शुद्ध करना, भस्म बनाना और जड़ी बूटियों से औषधियों का निर्माण करना, अनेक प्रकार की प्राकृतिक रंग बनाना आदि प्राचीन काल से किया जा रहा है। नागार्जुन को कई रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान था। नागार्जुन थे उनको। नागार्जुन ने रस के माध्यम से चिकित्सा प्रणाली, विविध धातुओं व अन्य धातुओं को भस्म बना करके औषधि के रूप में उपयोग किया है। उनका आविष्कार करके चिकित्सा के क्षेत्र में एक नवीन पद्धति का सूत्रपात है वो नागार्जुन के द्वारा किया गया है, जड़ी बूटियों के माध्यम से। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन थे, यानी मतलब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। सुश्रुत विश्व के प्रथम सर्जन, शल्य चिकित्सा का मतलब चीरफाड़ यानी मतलब ऑपरेशन सर्जन माना जाता है। सिजेरियन, मोतियाबिंद, अंग प्रत्यारोध, पथरी आदि की शल्य क्रियाओं के साथ बेहोशी की दवा का भी ज्ञान था। ये शल्य क्रियाओं में आने वाले 100 से अधिक उपकरणों का वर्णन करते हैं। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक का भी महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार से भारत जो है वो विश्व की सभ्यता और संस्कृति को अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बृहत्तर भारत के परिवेश तथा भारतीय साहित्य, कला, विज्ञान और गणित, ज्योतिष, खगोल, आयुर्वेद, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग आदि से संबंधित उपयुक्त विवरण स्पष्ट है वो किया गया है। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा करो, हर चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। एशिया के उस भूभाग को जहाँ पर प्राचीन काल से लेकर के 10वीं शताब्दी तक भारत की संस्कृति विस्तृत थी, बृहत्तर भारत कहते हैं। बृहत्तर भारत मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग में फैला हुआ था। बृहत्तर भारत में हिंदू मंदिर, बौद्ध स्तूप प्राय सभी जगह पाए जाते हैं। प्राचीन भारत में मोती है, बहुमूल्य पत्थर हैं, सुगंधित पदार्थ हैं, कपड़े, मसाले, औषधि आदि विदेशों से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं हैं। प्राचीन काल में व्यावसायिक जो संगठनों को श्रेणी और श्रेणीगण कहा जाता था। आया था ना, पीछे अपन ने पढ़ा था कि प्राचीन काल में व्यावसायिक जो संगठन होते थे उन्हें श्रेणी और श्रेणी गण कहा जाता था। भारत की स्थापत्य कला में स्मारक 4 स्तूपों में मिलते हैं, जैसे 4 रूपों में स्तंभ, स्तूप, भवन, मंदिर और गुहागृह, ये 4 रूप हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर बनी मूर्ति भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, उज्जैन, बनारस, राजगृह और पाटलिपुत्र उच्च शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। प्राचीन भारत की 3 भाषाओं मुख्यतः संस्कृत, प्राकृत और पाली थी। तो संस्कृत में तो भारतीय ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राकृत में जैन साहित्य और पाली भाषा में बौद्ध। गणित के क्षेत्र में दशमलव व शून्य की खोज करने विश्व का प्रथम देश भारतीय है। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा। औषधि विज्ञान में सुश्रुत विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक यानी सर्जन थे। बृहत्तर भारत में बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म के प्रसार के कारण भारतीय संस्कृति का प्रसार है वो कम हो गया है। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कौन से देश को कहते हैं, अभी पढ़ा अपन ने, भारत को। देखते हैं सारे प्रश्न सही होते हैं क्या अपने। निश्चक क्या था, ये सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का। चांदी का सिक्का दरण था और तांबे का सिक्का इरण था। कुमार संभव और रघुवंश नामक ग्रंथों की रचना कालिदास के द्वारा की गई, ये महाकाव्य है। प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है, जो समतल भूमि पर बना हुआ है, वेलूर कर्नाटक में, आपने अभी पीछे पढ़ा है। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि, मैंने बताया था आपको, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, तो ये भास्कराचार्य ग्रंथ है।
अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। वियतनाम का प्राचीन नाम क्या था? चंपा। मैंने बताया था ना ऐसे प्रश्न आएंगे। बृहत्तर भारत के उन नगरों के नाम बताओ जो भारत के नगरों पर स्थित है, जैसे कंबोडिया, चंपा, वियतनाम है, लाओस है, वो सारे के सारे। व्यावसायिक श्रेणियों का कहा जाता था? व्यावसायिक संगठनों को श्रेणी अभी पढ़ा है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, लोहा स्तंभ महारोली यानी दिल्ली कुतुब मीनार में वहाँ पर। पाई का यथार्थमान आर्यभट्ट। चित्ती प्रमेय प्रतिपादन गणितज्ञ के द्वारा किया गया था। सूर्य और चंद्रग्रहण कारण सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया था? ये सारी की सारी अभी अपन ने पढ़े थे, भास्कराचार्य के द्वारा किए गए थे। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं नागार्जुन है, भास्कराचार्य हैं, आर्यभट्ट है। इनमें विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है? शल्य चिकित्सा पद्धति अपने आयुर्वेद, जिसको अपने अभी पढ़ा था, धन्वंतरी ने इसका आविष्कार किया है। रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार ये नागार्जुन ने किया था। विश्व का प्रथम सर्जन किसे माना जाता है? अभी पीछे अपन ने पढ़ा था, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? थाई जनजाति यहाँ पर निवास करती है, लाओस। तिब्बत भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये तिब्बत भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इस प्रकार से अपन ने सभी प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन किया। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।